नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का मामला तय हो गया है और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के लिए 7 सीटें छोड़ी। जो 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को सीट शेयरिंग में मिली हैं, ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन सभी सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव रहा है। राष्ट्रीय लोकदल या ये कहें कि जयंत चौधरी का परिवार इनमें से कई सीटों पर चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। ये 7 सीटें ऐसी हैं कि इन पर ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय लोकदल अपने प्रतिद्वंदी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देने की स्थिति में है। लेकिन महत्वपूर्ण यह होगा कि इन सीटों पर प्रत्याशी चयन कैसा होता है, कौन प्रत्याशी होते हैं, जातीय समीकरण क्या रहेगा, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोकदल की 7 सीटों के समीकरण की और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण सीट बागपत पर आज चर्चा करेंगे। बागपत का समीकरण क्या है? दिल्ली और मेरठ के बीच का ये क्षेत्र है। दिल्ली से लगता हुआ सटा हुआ ये लोकसभा क्षेत्र है और इस क्षेत्र की चर्चा हमेशा राजनीति में रही, क्योंकि ये राष्ट्रीय लोकदल या ये कहें किसानों की राजनीति का आधार रखने वाले, भारत की राजनीति में जिन्होंने किसान राजनीति की आधारशिला रखी, किसान को केंद्र में रखकर राजनीति शुरू की, ऐसे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि। चौधरी चरण सिंह और बागपत एक तरह से पर्याय हो गए। चौधरी चरण सिंह ही नहीं, चौधरी चरण सिंह का पर्याय का परिवार ही इस लोकसभा क्षेत्र का पर्याय हो गया। इस लोकसभा क्षेत्र से चौधरी चरण सिंह के परिवार ने 12 बार चुनाव लड़ा है। अभी तक 17 लोकसभा के चुनाव हुए हैं। ये जो लोकसभा चल रही है, ये 17वीं लोकसभा है। शुरुआत की 5 लोकसभा में वहां कांग्रेस का दबदबा रहा, कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ते रहे। उसके बाद की जो 12 लोकसभा के चुनाव है, उसमें से 9 बार चौधरी जयंत चौधरी का परिवार, यानी कि जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह, इनके दादा चौधरी चरण सिंह, ये लोग वहां से जीतते रहे और 9 में से 6 बार जीते। 6 में 3 बार चौधरी चरण सिंह स्वयं जीते और 6 बार जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह जीते। 3 बार इस सीट पर चौधरी परिवार को हार का भी सामना करना पड़ा। बागपत की चर्चा 1971 में शुरू हुई थी। 1971 में बागपत लोकसभा क्षेत्र से चौधरी चरण सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे। कहा जाता है कि उस समय के कांग्रेस के नेता और गुर्जर राजनीति में प्रभाव रखने वाले रामचंद्र बिकल ने उनका विरोध किया और चौधरी चरण सिंह ने फिर बागपत से लड़ने की बजाय 1971 का चुनाव मुजफ्फरनगर से लड़ा। लेकिन 71 में यहाँ रामचंद्र बिकल लड़े और वो चुनाव जीते। लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी बनी और चौधरी चरण सिंह के द्वारा बनाई गई नई पार्टी जो किसान राजनीति पर आधारित थी और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश या कहें उत्तर प्रदेश तक पूरा उसका विस्तार हुआ, जिसमें सभी किसान जातियां शामिल थीं। इसका नाम था भारतीय क्रांति दल, बीकेडी। बीकेडी के नाम से इन्होंने दल बनाया। लेकिन ये दल 1977 में इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस का विरोध करने के कारण चौधरी चरण सिंह को गिरफ्तार किया गया और जब जेल से बाहर निकले तो जो दल बना
उसका नाम बना जनता पार्टी। इसमें बीकेडी का भी विलय चौधरी चरण सिंह ने कर दिया और 77 का चुनाव चौधरी साहब ने बागपत से जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा और वो यहाँ से जीते। यहाँ उन्होंने उन्हीं रामचंद्र बिकल को हराया जिन्होंने 1971 में उनकी राह रोकने की कोशिश की थी। 1977 में चौधरी चरण सिंह जीते, 1 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज की। उसके बाद 1980 का चुनाव फिर यहीं से चौधरी चरण सिंह ने लड़ा और फिर उन्हीं रामचंद्र बिकल को दोबारा हारा। जनता पार्टी के टिकट पर ही लड़े। हालांकि तब तक जनता पार्टी का विभाजन हो चुका था और जनता पार्टी समाजवादी बन चुकी थी, जिसके बैनर पर उन्होंने चुनाव लड़ा। तब चौधरी साहब प्रधानमंत्री हो चुके थे। इसके बाद 1984 का चुनाव एक बार फिर चौधरी चरण सिंह ने इसी सीट से जीता। 3 बार वे लोकसभा में यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। 1989 आया, तब तक राजनीति में चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह राजनीति में आ चुके थे। उन्होंने पहला चुनाव बागपत से ही लड़ा। ये 1989 का जो चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। तब कांग्रेस में एक आवाज उठी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ और वो उठाने वाले कांग्रेस के ही नेता थे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह। उन्होंने पूरा एक अभियान चलाया, बोफोर्स का मुद्दा उठा, बोफोर्स में भ्रष्टाचार की बात, राजीव गांधी पर आरोप लगे, ये चुनावी मुद्दा बना। बहुत सारे कांग्रेसियों ने पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़कर एक नया दल बनाया जिसका नाम जनता दल था। हालांकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान शुरू हुआ वो जन मोर्चा के नाम से शुरू हुआ और कांग्रेस से बीपी सिंह, आरिफ मोहम्मद खान, सत्यपाल मलिक और तमाम नेता बाहर निकल कर आए और इन्होंने जनता दल बनाया। जनता दल ने चुनाव लड़ा 1989 का, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से लड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों का तालमेल हुआ था। इस तालमेल के अंतर्गत चौधरी अजीत सिंह भी इस जनता दल में शामिल हुए थे और उन्होंने 89 का चुनाव जनता दल के टिकट पर लड़ा। ये उनके जीवन का पहला चुनाव था। उन्होंने धमाकेदार एंट्री की और लगभग 2 लाख वोटों से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को यहां से चुनाव हरा दिया। वे पहली बार लोकसभा में पहुंचे। उन्होंने 1989 का चुनाव जो जीता उसमें अपने प्रतिद्वंदी महेश शर्मा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, ये कांग्रेस के थे। इन्हें 2,54,000 मतों से हराया और 70.32% वोट मिले थे। 4 लाख वोट पाए थे अजीत सिंह ने। महत्वपूर्ण चुनाव था और भारी रिकॉर्ड से इन्होंने जीत दर्ज की थी। 1991 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह ने एक बार फिर जनता दल के टिकट पर ही चुनाव लड़ा और ये यहां से फिर जीते। इन्होंने इस बार 1,97,000 मतों से फिर जीत दर्ज की और कांग्रेस के प्रत्याशी जिले सिंह को इन्होंने पराजित किया। 1996 में 2,98,000 वोटों से एक बार फिर इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया। लेकिन 1998 का चुनाव ये अजीत सिंह के राजनीतिक कैरियर में एक गहरे झटके के रूप में सामने आया था, क्योंकि 1998 का चुनाव अजीत सिंह हार गए और ये चुनाव तब हारे जब उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और इस पार्टी का नाम था किसान कामगार पार्टी। किसान कामगार पार्टी के बैनर पर उन्होंने चुनाव लड़ा और
वो यहाँ से लगभग 44,000 मतों से चुनाव हार गए। उनको चुनाव हराया 98 में सोमपाल शास्त्री ने। सोमपाल शास्त्री भी इसी क्षेत्र के थे और जाट थे। उनकी कृषि मामलों में बहुत गहरी पकड़ थी, कृषि के विशेषज्ञ माने जाते थे। और जब वो जीत कर गए सोमपाल शास्त्री, तो उनको भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनने पर कृषि मंत्री भी बनाया गया था। केंद्र में वो कृषि मंत्री बने। लेकिन अगला ही चुनाव 1999 का अजीत सिंह ने फिर जीत लिया और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के सोमपाल शास्त्री को फिर लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया। इस तरह से सोमपाल शास्त्री को वहां से एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा। एक बार जीते, फिर दोबारा वो हार गए। 99 के बाद 2004 का चुनाव अजीत सिंह ने फिर जीता और 2009 का चुनाव भी जीता। इस तरह से अजीत सिंह 6 बार चुनाव जीते। लेकिन 2014 के चुनाव में एक बार फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये हार भी बहुत कष्टकारक थी, क्योंकि अजीत सिंह 2014 के चुनाव में न केवल हारे, बल्कि वो तीसरे स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर यहाँ बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट गुलाम मोहम्मद थे। समाजवादी के पार्टी के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर थे और अजीत सिंह तीसरे नंबर पर थे। जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी के सत्यपाल सिंह ने, डॉक्टर सत्यपाल सिंह। डॉक्टर सत्यपाल सिंह मुंबई से पुलिस की नौकरी छोड़कर, पुलिस कमिश्नर थे मुंबई में, वहां से नौकरी छोड़कर आए थे और उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ा और यहाँ से उन्होंने जीत दर्ज की। बागपत लोकसभा चुनाव में 2019 का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार यहां अजीत सिंह ने चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे जयंत चौधरी को चुनाव लड़ा। लेकिन जयंत चौधरी ने भी संघर्ष किया और बहुत अच्छे वोट पाए, लेकिन डॉक्टर सत्यपाल मलिक से जयंत चौधरी भी हार गए। ये यहां लगभग 23,000 मतों से हार गए। इस तरह बागपत की जो लोकसभा सीट है, उस पर जो चुनाव हुए हैं, उसमें 9 बार जीत दर्ज करने वाला ये परिवार एक बार फिर बागपत में इतिहास लिखेगा। इस उम्मीद में क्षेत्र के मतदाता भी हैं और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी उत्साह है। बहुत संभावना है कि इस सीट से चौधरी परिवार का ही कोई व्यक्ति एक बार फिर यहाँ बागपत से भाग्य आजमाएगा। उसमें जयंत चौधरी खुद भी हो सकते हैं या उनकी पत्नी चारू चौधरी भी हो सकती है। अगर इन दोनों में से इस परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो ये इस इतिहास को आगे बढ़ाएगा कि यहाँ से 9 बार चौधरी चरण सिंह का परिवार, चौधरी अजीत सिंह का परिवार या चौधरी जयंत चौधरी का परिवार जीतता रहा है। और इस इतिहास में एक और चुनाव ऐतिहासिक आंकड़े और ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज करेगा, ऐसी उम्मीद है राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को। ये तय है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संभवतः डॉक्टर सत्यपाल सिंह मलिक ही होंगे, डॉक्टर सत्यपाल सिंह ही होंगे। और डॉक्टर सत्यपाल की छवि भी अच्छी है। कांटे का मुकाबला होगा। परिणाम क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बागपत की सीट एक बार फिर देश की राजनीति में चर्चा में रहेगी। बागपत का इतिहास बहुत ही राजनीति में
बहुत चर्चा का इतिहास रहा है। पूरा देश के मीडिया की निगाह बागपत पर रहती है। पूरा समाचार जगत बागपत की चर्चा करता है। इसी कारण कि ये चौधरी परिवार के परंपरागत जीतने का स्थान है और बागपत के नाम से जाटों की भी पहचान है। इसे ये माना जाता है कि ये जाटों की ही सीट है। हालांकि इस पर दूसरी जातियों के मत भी काफ़ी संख्या में हैं, गुर्जर भी हैं और मुस्लिम भी हैं, सभी हैं, लेकिन जाट यहाँ बहुसंख्या में है। जाट बहुसंख्यक सीट है। ये सीट समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़कर समझदारी का ही काम किया है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय लोकदल ही भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी भी बागपत में जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह, ये भी जाट हैं और लंबे समय तक चौधरी भूपेंद्र सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसके अध्यक्ष रहे हैं। उनके बाद जो दूसरे जाट नेता हैं मोहित बेनीवाल, ये अध्यक्ष रहे हैं। तो जाटों के क्षेत्र में और जाटों में भारतीय जनता पार्टी का भी काफ़ी प्रभाव है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली नेता डॉक्टर संजीव बालियान भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव भी कम नहीं है, उसे कम कर कर नहीं आंकना चाहिए। एक बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। अभी जो नया माहौल है, नया वातावरण है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सहायक है। ये नया वातावरण और नया माहौल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का है। राम में वातावरण में होने वाले अगले 2024 के चुनाव में एक बड़ी चुनौती भी है राष्ट्रीय लोकदल के सामने इस सीट को जीतना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरा भगवा में माहौल में मैदान में उतरने जा रही है। देखते हैं इस क्षेत्र में मतदाता क्या निर्णय लेते हैं, किसका भाग्य लिखते हैं, ये समय आने पर ही पता चलेगा। समय संवाद में आज बागपत की चर्चा में इतना ही। कल फिर किसी इन जो राष्ट्रीय लोकदल को मिली हुई 7 सीटें हैं, उनमें से किसी एक सीट की फिर चर्चा करेंगे। आज केवल बागपत पर चर्चा, कल फिर किसी दूसरी सीट की चर्चा। समय संवाद में आज बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे किसी नए चर्चा के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह विदा लेता हूँ। नमस्कार।